नमस्कार, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी परीक्षा आज अच्छी गई होगी और बिना आपका समय गँवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताना था, तो काफ़ी सिंपल था। हर चीज़ पे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स लगता है, जिसका भी मास होता है वो एक-दूसरे को अट्रैक्ट करता है और वो फ़ोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ़ॉर्मूला भी आपको पता है F इज़ इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसी F इज़ इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर में G का डायमेंशन पूछा गया था, तो G को एक साइड ले जाते F इंटू आर स्क्वायर बाई m1 बाई m1 इंटू m2 करके आप G का डायमेंशन निकाल सकते थे। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ऑब्वियसली सबको आपको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अपना ओरिजिनल शेप को रिटेन कर लेने की एबिलिटी को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जब तक किसी चीज़ पे फोर्स लगा हुआ है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और अगर वो फोर्स हटते ही अपना शेप वापस रिटेन कर लेता है तो वो इलास्टिक है और अगर नहीं कर पाता है तो वो प्लास्टिक है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड राइट इट्स डायमेंशनल फार्मूला। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आप सबको पता है किसी भी फ्लूइड का उसका शेयरिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट करने का एबिलिटी है। तो बेसिकली ये वो बताता है कि कोई भी फ्लूइड अगर कहीं फ्लो कर रहा है तो वो कितने स्पीड से फ्लो करेगा। जैसे पानी आपको पता है, पानी जब बहता है तो एकदम तेजी से बहता है, लेकिन मध्य है या फिर और कुछ गाढ़ा फ्लूइड है तो वो धीरे बहता है और उसका डेफिनेशन भी आप सेम फॉर्मूला से निकाल सकते थे। और अगला क्वेश्चन था कि आप किसी भी ऐसा टेम्परेचर बताइए जिसमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में इक्वल होगा। तो सब आपको पता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ॉर्मूला है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो जब पता है कि एफ और सी इक्वल निकालना है तो दोनों को एक्स मान लेते हैं और इसी तरह से सॉल्व करके जब हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे तो आंसर आ जाएगा -14। और इक्वल है तो फिर आप सेल्सियस बोलो या फ़ारेनहाइट बोलो, बात तो एक ही है। फिर अगला क्वेश्चन था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में बताना है कि क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से लग रहा है आइसोथर्मल जिसमें भी टेम्परेचर सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबैटिक है जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। काफ़ी सिंपल सिंपल किताबी क्वेश्चन है। हाउ विल सिंपल पेंडुलम बिहेव इफ इट इज टेकन टू द मून। तो आपको पता है कि अगर मून पे ले गए हैं सेम चीज़ को तो पेंडुलम का ना तो मास चेंज हुआ है ना लेंथ चेंज हुआ है। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है टाइम पीरियड चेंज होने का, और टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। और मून पे ग्रेविटी अर्थ से कम होता है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव विद एग्जांपल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसा वेव होता है जो कि एक ही डिमेंशन में आगे बढ़ता है जैसे कि साउंड वेव वगैरह, लेकिन ट्रांसवर्स वेव ऐसा होता है जो 2 डिमेंशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आपको पता हो जैसे कि लाइट, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड ये सब। तो अगर इसका जब ग्राफ बनाते हैं आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आप हमेशा 3D ग्राफ बनाते हैं, लेकिन साउंड का 2D ही बनाते हैं। और ट्रांसवर्स वेव का ऑब्वियसली एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितना भी है सब। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर साहब ने 3 लॉ दिए थे प्लैनेटरी मोशन का। पहला था कि हर प्लैनेट एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है जिसका फोकस होता है सन। दूसरा लॉ था कि हर प्लैनेट सेम एरिया कवर करता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में नो मैटर इसका ऑर्बिट कहाँ पे होगा। तो आप एक अगर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं कि
टाइम पीरियड में यहाँ से वहाँ का, तो जो वो स्वीप का एरिया होगा ना, ऑर्बिट में कहीं भी हो, वो इक्वल होगा, टाइम अगर इक्वल है तो। और थर्ड लॉ था कि स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड्स ऑफ प्लैनेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। तो जो टाइम पीरियड है एलिप्स में, पता ही है, दो एक्सिस होता है, एक मेजर एक माइनर, और मेजर का हाफ को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। तो जो टाइम पीरियड होता है एक भी प्लैनेट का ऑर्बिट में घूमने का, वो अगर डिग्रीज को छोड़ दिया जाए तो समझिए कि प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस का। तो जैसे अगर मरकरी का एक्सिस छोटा है तो उसको समय कम लगेगा, और वही जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून ये सब का एक्सिस बड़ा है तो उसको समय ज़्यादा लगेगा, है ना। ये भी किताबी सवाल था, तो ठीक ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ द ग्राफ टू शो द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आपको पता ही है ग्राफ। तो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा और इसमें यील्ड पॉइंट बताना था कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे है, सब सब मार्क किया हुआ है, और आपको बुक में भी मिल ही जाएगा यार, आप पढ़े ही हैं, तो कोई तकलीफ का बात तो है नहीं। व्हाट इज स्टोक्स लॉ, डिराइव स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। तो स्टोक्स लॉ पता ही है, किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल का किसी भी फ्लूइड मीडियम में, जैसे कि हवा में ही अगर गिरा रहे हैं किसी भी बॉल को, तो उसका सेटलिंग वेलोसिटी जो है वो निकालने का मेथड है स्टोक्स लॉ। और डिमेंशनल मेथड से निकालना है तो आपको ऑब्वियसली डिमेंशंस इक्वल करना होगा, फिर हर सेम टाइप का, जैसे कि मास का पावर सेम करना होगा, तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। और फिर अगला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, चलिए भारी हो गया, वैसे भी किताबी क्वेश्चन था। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री तो पता ही है आपको, इंसुलेटेड सिस्टम में हीट, क्योंकि इंसुलेटेड है तो एक्सटर्नल कोई फैक्टर है नहीं, तो जो हीट लॉस होता है वो हीट उसका ऑब्टेन्ड हीट होता है। और वही अगर ज़्यादा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था वैसे वो, 1 मार्क्स का था, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है नहीं, इतना लिख देना काफ़ी है। ठीक है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि इसकी हीट एक क्या एनर्जी है, और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स जितना भी है वो हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, तो हीट के केस में भी अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली हीट ना कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना कि क्रिएट कर सकते हैं, बस एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो उसी का फॉर्मूला भी है, उसको भी आप लिख सकते थे, लेकिन ये 2 ही क्वेश्चन है तो काफ़ी है। और इसका नेक्स्ट पार्ट था आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका यूज़ क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो जितना भी वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ऐसा एक केस बताइए जिसमें कि किसी भी एसएचएम में पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। तो हमको दोनों का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हम अज्यूम करेंगे कि दोनों इक्वल है, तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा जहाँ पे दोनों इक्वल है, तो इक्वल इक्वेट करके सॉल्व करके बेसिकली हम निकाल लिया जाएगा, तो वो डिस्टेंस आएगा a/√2।
डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ऐसा देखा गया है कि जितना भी वेव्स है अगर वो सेम जगह पे हैं तो वो ओवरलैप करके एक सुपर वेव बना लेता है। सुपर वेव का इक्वेशन यहाँ पे निकाल देंगे और लिख दिया जाएगा। किताबी क्वेश्चन है। अगर आपको डाउट हो अभी भी तो आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो हम अज्यूम करेंगे कि सरफेस पे जी है, ठीक है। तो सरफेस से नीचे जब जाते जाएंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, घटते जाएगा। और जैसे ही सेंटर पे पहुंच जाएंगे जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है नहीं अब। और पता है फॉर्म कि ग्रेविटी तभी काम करता है जब डिस्टेंस हो, तभी ना वो अट्रैक्ट करेगा। तो सेम है यहाँ, मैथमेटिकली भी प्रूव किया गया है। सेम विथ हाइट है, आप इसको भी देख लीजिए। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल काफ़ी फेमस है और आपको आता ही होगा। तो इसमें बताया गया है बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी यूज़ करते हैं और इसका प्रूफ भी मांगा गया है। तो प्रूफ में आप डेरिवेशन यूज़ नहीं कर सकते, डेरिवेशन के अलावा आपको ऐसे करके प्रूफ करना होगा। तो ये भी सिंपल है, आप देख लीजिए प्रूफ। और एप्लीकेशंस तो बर्नौली थ्योरम का हर जगह भर भर के है। प्लेन कैसे उड़ता है, एटॉमाइजर कैसे काम करता है, मैग्नेस इफेक्ट है। पेपर भी ऐसे ही अगर छोड़ देंगे तो कैसे गिरेगा, सब जगह बर्नौली थ्योरम। बहुत यूजफुल, बहुत यूजफुल। स्टेट एंड प्रूव जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर तीन ऑब्जेक्ट है ए बी सी और ए और बी का टेम्परेचर इक्वल है, बी और सी का टेम्परेचर इक्वल है, तो ऑब्वियसली ए और सी का टेम्परेचर भी इक्वल होगा। ये है, देखिए रिप्रेजेंटेशन। और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो पूछा गया था उसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। राइट एन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ही पूछा गया है तो स्टेटमेंट तो आप सबको पता है। ये है स्टेटमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी डिराइव करना है, ये भी किताबी क्वेश्चन है। आता ही है, अगर नहीं आता है तो ये है। दोबारा एक्सप्लेन करने में समय बर्बाद करने से अच्छा अगर आपको डाउट हो तो आप दोबारा कमेंट में पूछें, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह काफ़ी बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ वाइब्रेशन इन एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप पता ही है, जिसका दोनों एंड ओपन होता है उसको बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, जैसे कि बांसुरी वगैरह। और ये भी पूछा गया है कि बांसुरी इतना मेलोडियस क्यों होता है, देखिए। क्लोज्ड से ज़्यादा मेलोडियस ओपन क्यों होता है, ये भी पूछा गया है। अब जितना ज़्यादा हार्मोनिक्स होगा उतना अलग अलग तरह का साउंड आपको मिलेगा, है ना। और जितना अलग अलग तरह का साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा मेलोडियस हो जाएगा वो। तो यही है उसका भी। इसमें भी सेम, किस तरह का वेव है, कैसा हार्मोनिक्स है, वगैरह वगैरह। एकदम सिंपल।